In this question, a charged particle Q lies at the center of two concentric holosphere of inner radii r and 3r and outer radii 2r and 4r respectively. What amount of work has to perform to slowly transfer the charge Q from center through this orifice to infinity? So in this question we have to find the work done in transferring this charge from this point up till infinity. तो जो वर्क डन की कैलकुलेशन हम यहाँ पे करेंगे, तो वर्क डन के कैलकुलेशन के लिए वी विल यूज़ वर्क एनर्जी थ्योरम, और वर्क एनर्जी थ्योरम के अकॉर्डिंगली अगर मेरे को वर्क डन कैलकुलेट करना है तो दैट इज़ इक्वल टू द चेंज इन काइनेटिक प्लस चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी ऑफ द सिस्टम. तो लेट अस सी हाउ टू फाइंड द वर्क डन. तो जो वर्क डन बाय एक्सटर्नल एजेंट होगा दैट विल बी इक्वल टू डेल्टा यू प्लस डेल्टा के, और क्योंकि दिस इज़ अ स्लो प्रोसेस सो डेल्टा के चेंज इन काइनेटिक एनर्जी विल बी इक्वल टू 0. सो डेल्टा यू इज सिंपली यू फाइनल माइनस यू इनिशियल एंड दिस इज इक्वल टू द वर्क डन बाय द एक्सटर्नल एजेंट इन द प्रोसेस. तो जो मेथड 1 में यहाँ पे यूज़ कर रहा हूँ, मेथड 1 इज़ यूजिंग द कॉन्सेप्ट ऑफ एनर्जी डेंसिटी ऑफ द इलेक्ट्रिक फील्ड. तो इलेक्ट्रिक फील्ड की एनर्जी डेंसिटी का जो कॉन्सेप्ट होता है उसके अकॉर्डिंगली एनर्जी डेंसिटी पर यूनिट वॉल्यूम, एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड पर यूनिट वॉल्यूम इज़ हाफ एप्सिलॉन नॉट ई स्क्वायर वेयर ई इज़ द इलेक्ट्रिक फील्ड. और अगर मेरे को किसी रीजन में एनर्जी स्टोर निकालना है तो अगर डेंसिटी वेरिएबल है तो डेंसिटी को मैं किसी इनफिनिटेसिमल वॉल्यूम dv से मल्टीप्लाई करूँगा एंड इन दोनों को मल्टीप्लाई किया तो उस पर्टिकुलर रीजन के अंदर कितनी एनर्जी स्टोर है वो आ गया एंड इसको इंटीग्रेट कर दिया तो उस पूरे रीजन के अंदर व्हाट इज़ द एनर्जी स्टोर्ड. और अगर किसी स्फेरिकल सिमेट्री की अगर हम बात करते हैं तो स्फेरिकल सिमेट्री में इलेक्ट्रिक फील्ड अगर इस तरीके से रेडियली आउटवर्ड इनवर्ड रहता है तो इन दैट केस वी कैन टेक एलिमेंट लाइक स्फेरिकल थिन शेल. तो थिन स्फेरिकल शेल को एलिमेंट ले सकते हैं जैसे यहाँ पे दिखा है आर रेडियस एंड डी आर इज़ द थिकनेस. और इस रीजन के अंदर ये जो डी आर थिकनेस का जो ये रीजन है इस रीजन के अंदर जो एनर्जी स्टोर होगी दैट एनर्जी स्टोर्ड कैन बी कैलकुलेटेड यूजिंग यू डी वी. तो अगर मैं u को dv से मल्टीप्लाई कर दूं तो दैट विल बी एनर्जी स्टोर्ड एंड इसको इंटीग्रेट कर दूं तो वॉल्यूम विल बी 4 पाई r स्क्वायर डी आर. और सपोज एक अगर मैं स्पेशल केस ले लूँ कि द इलेक्ट्रिक फील्ड इज़ लाइक के क्यूब आर स्क्वायर, तो अगर इलेक्ट्रिक फील्ड ये है तो इलेक्ट्रिक फील्ड को अगर मैंने यहाँ पे रखा और फिर उसके बाद एनर्जी डेंसिटी और वॉल्यूम को मल्टीप्लाई किया तो यू विल गेट दिस एक्सप्रेशन. तो दिस इज़ द एनर्जी डेंसिटी इन दिस काइंड, दिस इज़ द एनर्जी इन दिस काइंड ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड जहाँ पे के क्यूब आर स्क्वायर इज़ द फॉर्मूला ऑफ द इलेक्ट्रिक फील्ड. तो लेट अस सी कि इससे हम किस तरीके से यहाँ पे डेल्टा यू कैलकुलेट कर सकते हैं यूजिंग दिस मेथड. तो अगर इस पर्टिकुलर प्रॉब्लम में जो इनिशियल कंडीशन इज़ कि चार्ज क्यू इज़ हियर और इस चार्ज की वजह से जो इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस होगी तो यू विल सी कि यहाँ पर नेगेटिव चार्ज इंड्यूस होगा ऑन द इनर सरफेस माइनस क्यू और यहाँ पे प्लस क्यू चार्ज इंड्यूस होगा. Again, on this inner surface there will be minus q charge induced and on the outer surface there is plus q charge induced. जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगा दैट इज़ ज़ीरो इनसाइड द कंडक्टिंग मटेरियल. तो ये जो जोन है इस रीजन के अंदर देयर इज़ नो इलेक्ट्रिक फील्ड, इन दिस रीजन देयर इज़ नो इलेक्ट्रिक फील्ड. तो किसी तरह के इलेक्ट्रिक फील्ड कंडक्टर मटेरियल में नहीं होगा. तो इलेक्ट्रिक फील्ड जो एक्सटेंड कर रहा है तो इलेक्ट्रिक फील्ड स्टार्टिंग फ्रॉम हियर, यहाँ से यहाँ तक है इलेक्ट्रिक फील्ड. उसके बाद बीच में इस रीजन में इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं है जो रीजन है r से 2r का. फिर उसके बाद यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड है एंड अगेन इन दिस रीजन देयर इज़ नो इलेक्ट्रिक फील्ड विच इज़ फ्रॉम 3r टू 4r एंड आफ्टर 4r टू इन्फिनिटी द इलेक्ट्रिक फील्ड इज़ एक्सटेंडिंग. तो इलेक्ट्रिक फील्ड इज एक्सटेंडिंग टिल इन्फिनिटी. तो दैट्स आई हैव रिटन हियर इलेक्ट्रिक फील्ड जो होगा वो इन रीजन्स में है और इलेक्ट्रिक फील्ड का जो फॉर्मूला यहाँ पर रहेगा तो इफ यू टेक अ गॉसियन सरफेस देन इलेक्ट्रिक फील्ड विल बी के क्यूब आर स्क्वायर इन दिस रीजन. अगेन इन दिस रीजन इलेक्ट्रिक फील्ड विल बी के क्यूब आर स्क्वायर. अगेन इन दिस रीजन इलेक्ट्रिक फील्ड भी के क्यूब आर स्क्वायर. तो जो फॉर्मूला रहेगा इलेक्ट्रिक फील्ड का वो हर एक रीजन के अंदर के क्यूब आर स्क्वायर रहेगा जहाँ पर भी इलेक्ट्रिक फील्ड प्रेजेंट है एंड इन दिस रीजन्स इलेक्ट्रिक फील्ड इज़ नॉट प्रेजेंट. सो इलेक्ट्रिक फील्ड की जो एनर्जी होती है वो इलेक्ट्रिक फील्ड में स्टोर रहती है और जहाँ जहाँ इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं है वहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड की एनर्जी नहीं होगी. जहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड है देयर विल बी द एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड. अगर फाइनल कंडीशन देखें तो दिस चार्ज इज़ नाउ एट इन्फिनिटी. सो दिस चार्ज इज़ नाउ एट इन्फिनिटी. अगर ये चार्ज इन्फिनिटी पे है तो यहाँ से जो लाइंस निकल रही हैं नाउ दोज लाइंस आर एक्सटेंडिंग फ्रॉम दिस r इज़ इक्वल टू 0 टू r इज़ इक्वल टू इन्फिनिटी. तो 0 टू इन्फिनिटी लाइंस आर एक्सटेंडिंग. सो वी कैन से कि और जो इलेक्ट्रिक फील्ड है इलेक्ट्रिक फील्ड इज़ ऑल्सो के क्यूब आर स्क्वायर. सो द फॉर्मूला ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इज सिमिलर इन बोथ द केसेस. इन बोथ द केसेस इलेक्ट्रिक फील्ड इज के क्यूब आर स्क्वायर.
तो अगर मैं यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड की एनर्जी को अगर कैलकुलेट करता हूँ तो मैं जब इसकी कैलकुलेशन करूँगा तो आई विल कैलकुलेट फ्रॉम 0 to इन्फिनिटी, और जब मैं यहाँ पे कैलकुलेट करूँगा तो देर विल बी सम डिसकंटिन्यूटी इन द रीजन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं है, यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं है, एंड अपार्ट फ्रॉम दिस टू रीजन्स हर जगह इलेक्ट्रिक फील्ड की एनर्जी रहेगी। तो अगर मैं इस सिचुएशन को और इस सिचुएशन को कंपेयर करता हूँ तो आई सी कि यहाँ पे ज़्यादा रीजन जहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड की एनर्जी स्टोर होगी, ठीक है, क्योंकि इट इज़ फ्रॉम 0 to इन्फिनिटी, और यहाँ पर इन बिटवीन देर इज़ सम ब्रेक, तो यहाँ पे कुछ एनर्जी एक तरीके से दैट विल बी लॉस्ट, तो यहाँ पे कुछ एनर्जी गायब रहेगी, इन रीजन्स के अंदर एनर्जी गायब रहेगी। तो कंपेयरिंग दिस टू सिचुएशन वी कैन ईजली से कि जो यहाँ पे सिचुएशन है उसको देख करके वी कैन कंक्लूड कि जो u फाइनल है दैट u फाइनल इज़ मोर देन u इनिशियल, और ऑब्वियसली वर्क डन बाय एक्सटर्नल विच इज़ इक्वल टू u फाइनल माइनस u इनिशियल इज़ गोइंग टू बी अ पॉजिटिव वर्क बिकॉज फाइनली u इज़ मोर। तो बस अब मुझे यहाँ पर एग्जैक्ट एनर्जी कैलकुलेट नहीं करनी, मेरे को एग्जैक्ट u फाइनल कैलकुलेट नहीं करना, मेरे को एग्जैक्ट u इनिशियल कैलकुलेट नहीं करना, मेरे को जस्ट इस चेंज से मतलब आई जस्ट केयर अबाउट दिस चेंज कि ये चेंज कितना होगा। और वो चेंज सिंपली आपको दिख जाएगा कि अगर आप इस रीजन की एनर्जी कैलकुलेट कर लेते हो तो दिस इज़ द चेंज बेसिकली। तो जस्ट मैं यहाँ पर एनर्जी स्टोर्ड इन दिस रीजन्स कैलकुलेट करूँगा, और बाय दिस मच अमाउंट एनर्जी इज इंक्रीज्ड, बिकॉज इफ़ यू सी हियर, जैसे यहाँ पर हमारा जो इलेक्ट्रिक जो एनर्जी है वो R से 2R में नहीं है, लेकिन यहाँ पर R से 2R में भी एनर्जी स्टोर्ड होगी इन दिस केस। सो लेट अस कैलकुलेट दैट। तो अब इसको कैलकुलेट करते हैं। तो डेल्टा U बेसिकली मेरे को कैलकुलेट करना है, और जो ये डेल्टा U है बेसिकली दैट इज़ कॉरस्पॉन्डिंग टू द एक्स्ट्रा एनर्जी इन द सेकेंड केस फ्रॉम R to 2R एंड 3R to 4R। और जो फॉर्मूला मैंने लिखा था उसमें जस्ट मैं अब यहाँ पे लिमिट्स पुट कर रहा हूँ, R to 2R एंड देन 3 to 4R। और अगर मैं इस पूरी एनर्जी को कैलकुलेट करता हूँ तो दैट इज़ इक्वल टू दिस मच। सो दिस इज़ इक्वल टू द वर्क डन बाय द एक्सटर्नल एजेंट इन दिस प्रोसेस। इसी क्वेश्चन को वी कैन ऑल्सो ट्राई इट लाइक दिस, मेथड नंबर 2। बहुत बार हम एनर्जी को कैलकुलेट करने के लिए जो भी एनर्जी के टर्म्स हैं, जो भी इंट्रैक्शन एनर्जीज़ हैं, उनके टर्म्स को हम ऐड कर देते हैं और उससे टोटल इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी सिस्टम मिल जाती है। और जनरली उन टर्म्स को हम बोलते हैं सेल्फ एनर्जी प्लस म्यूचुअल एनर्जी ऑफ द सिस्टम, और इट विल गिव द टोटल एनर्जी। और इनको कैलकुलेट करने के लिए जो फॉर्मूले मैं यूज़ करने वाला हूँ उनको मैंने यहाँ लिख दिया है। जैसे सेल्फ एनर्जी अगर मेरे को किसी यूनिफॉर्म सरफेस चार्ज की लिखनी है जो कि किसी स्फेरिकल सरफेस के ऊपर है, समथिंग लाइक दिस, तो इसके जो सेल्फ एनर्जी का फॉर्मूला होता है दैट सेल्फ एनर्जी इज ऑल्सो बेसिकली इंट्रैक्शन एनर्जी। अगर ये सिस्टम है तो इस सिस्टम के जो चार्जेस हैं वो भी आपस में एक दूसरे से इंटरेक्ट कर रहे हैं, चार्जेस आर इंटरेक्टिंग, तो दैट इंटरेक्शन इज़ अटैच्ड टू दिस सिस्टम। तो इसमें ऐसा लग रहा है कि ये स्फेयर है और स्फेयर के चार्जेस विद इन देमसेल्व्स इंटरेक्ट कर रहे हैं, तो दिस इज़ कॉल्ड सेल्फ एनर्जी। तो दैट सेल्फ एनर्जी फॉर्मूला इज KQ²/2R। अगर एक वॉल्यूम चार्ज होता अगर ये, तो इन दैट केस इट इज़ 3/5 KQ²/R। तो और इसके अलावा जो पोटेंशियल होता है इस तरीके के सिस्टम का पोटेंशियल, तो पोटेंशियल की वैल्यू होती है KQ/R, and this potential is constant inside this region, KQ divided by the radius, and outside this region the potential is KQ/r। और जो म्यूचुअल एनर्जी हम अगर दो चार्जेस के अगर कैलकुलेट करते हैं तो म्यूचुअल एनर्जी से अगर दो चार्जेस हैं 1 and 2, तो 1 and 2 की अगर मेरे को म्यूचुअल एनर्जी निकालनी है तो फॉर्मूला इज KQ1, आपको ये एक चार्ज ले लो, एंड V12 मीन्स पोटेंशियल एट द लोकेशन ऑफ चार्ज Q1, जहाँ पे चार्ज Q1 है वहाँ पे पोटेंशियल ड्यू टू 1, पोटेंशियल ड्यू टू 2, तो 1 के लोकेशन पे 2 की वजह से पोटेंशियल। और वी कैन ऑल्सो गो लाइक दिस Q2, आई कैन टेक चार्ज Q2 एंड then I have to multiply it with potential at the location of 2 due to 1. So let's do that. तो अगर मैं यहाँ पे सेल्फ एनर्जी के टर्म्स देखूँ तो पहले मैंने यहाँ पे जो भी चार्जेस का डिस्ट्रीब्यूशन है वो दिखाया। तो यहाँ पे Q, तो उसकी वजह से माइनस Q इंड्यूस होगा, यहाँ पे प्लस Q होगा, एंड हियर इट इज़ माइनस Q एंड इट इज़ प्लस Q। इस चार्ज को मैंने चार्ज नंबर 1 बोला है, एंड दिस चार्ज इज़ चार्ज नंबर 2, दिस इज़ 3 and this is 4 and this is 5. So I have 5 different kind of charges, और उन 5 चार्जेस की सेल्फ एनर्जी मैंने यहाँ पे लिखी है U1, U2, U3, U4, U5। और जैसे पॉइंट चार्ज की सेल्फ एनर्जी जो होती है, ठीक है, तो वो एक तरीके से प्रॉपरली डिफाइन नहीं होती है। अगर हम इंटीग्रेट करके निकालते हैं तो दैट गोज़ टू इन्फिनिटी। तो पॉइंट चार्ज की
जो सेल्फ एनर्जी है वो कुछ इनफाइनाइट टाइप की आती है, जिसको मैंने यहाँ पर हम अकाउंट नहीं कर रहे उसको, ठीक है। मैं उसके लिए कोई मैथमेटिकल फॉर्मूला नहीं लिख रहा हूँ, तो उसके लिए जस्ट मैंने यहाँ पे यू नॉट लिख दिया है, बिकॉज इन द कंप्लीट सिचुएशन वी जस्ट केयर अबाउट द चेंजेस। और जो चार्ज है, इस चार्ज का कोई स्ट्रक्चर चेंज नहीं होना, कुछ इस तरीके का नहीं होना है, तो इसकी कोई सेल्फ एनर्जी अगर कुछ है तो दैट इज़ नॉट गोइंग टू चेंज। तो उसको मैंने इनिशियली भी यू नॉट लिखा, और फाइनली जब हम लिखेंगे देन अगेन वी विल राइट इट यू नॉट, दैट यू नॉट विल बी कैंसल्ड आउट। तो जो आपका सेकेंड चार्ज है, सेकेंड चार्ज इज़ हियर, और वो एक तरीके से किसी स्फेयर के सरफेस पे चार्ज है। तो स्फेयर के सरफेस जिसकी रेडियस आर है, तो उसके लिए सेल्फ एनर्जी का जो फॉर्मूला है के क्यू स्क्वायर बाई 2r, इवन इफ चार्ज इज नेगेटिव द सेल्फ एनर्जी इज पॉजिटिव। तो के क्यू स्क्वायर बाई 2r, एंड for this charge the radius is 2r, so radius is 2r, for the next one radius is 3r, for the next one radius is 4r. so these are the 5 terms and in squared करके मैंने ये लिख दिया। now for mutual, तो mutual interactions में हमें pair wise mutual interaction निकालने होते हैं, और यहाँ पे since we have 5 type of charges and for 5 type of charges we will have 5 C2 terms, that is number of terms are 10। जैसे अगर आप इसको लिखना चाहो तो 1 का इंट्रैक्शन 2 के साथ 3, 4 एंड 5, तो दिस आर 4 टर्म्स। देन 2 का इंट्रैक्शन 1 के साथ है लेकिन ऑलरेडी दैट इज़ अकाउंटेड हियर, सो 2 का इंट्रैक्शन 3 के साथ, 2 4 के साथ, 5 के साथ, देन 3 का इंट्रैक्शन 4 के साथ, 5 के साथ, एंड 4 का इंट्रैक्शन 5 के साथ। तो दिस आर टोटल 10 टर्म्स। इन टर्म्स को लिखने के लिए जैसे अगर मैं U12 लिख रहा हूँ, तो जितने भी ये टर्म्स लिखे हैं मैंने 1 के लिए, सब में मैंने चार्ज ये लिया है, और चार्ज की इस लोकेशन पे पोटेंशियल दूसरे चार्ज का कैलकुलेट किया है। तो जैसे अगर मेरे को 1 और 2 का लिखना है तो इस -q, तो ये सरफेस पे, स्फेरिकल सरफेस पे यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड चार्ज है, और इसके वजह से अंदर के किसी लोकेशन पे जो पोटेंशियल होगा दैट इज़ k इंटू -q डिवाइडेड बाई द रेडियस। पोटेंशियल इज़ कॉन्स्टेंट एवरीवेयर। तो जब मैं यहाँ पे पोटेंशियल लिख रहा हूँ तो सिर्फ केवल इसी का पोटेंशियल लिखूँगा यहाँ पे, ठीक है, बिकॉज आई एम कैलकुलेटिंग इंट्रैक्शन बिटवीन दिस 2 चार्जेस। और अगर मैं दोनों का इंट्रैक्शन लिख रहा हूँ तो आई डोंट केयर अबाउट द अदर चार्जेस एट दैट टाइम। तो Q माइनस के क्यू बाई आर सिमिलरली, तो Q, और फिर इसकी वजह से जब मैं इंट्रैक्शन, इसकी वजह से पोटेंशियल जब मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ तो इट इज़ के क्यू बाई 2r। तो सिमिलरली सबका मैंने लिखा यहाँ पे। फिर इसी तरीके से अगर मैंने 2 नंबर के लिए किया तो 2 नंबर का जो चार्ज है दैट इज़ -q, तो -q, और फिर इसका 3 के साथ इंट्रैक्शन करना है, तो 3 का जो चार्ज है, इस 3 के चार्ज की वजह से इस पूरे लोकेशन पे यूनिफॉर्मली पोटेंशियल आएगा। दैट पोटेंशियल विल बी इक्वल टू के क्यू डिवाइड बाय द रेडियस, एंड इट्स रेडियस इज़ 2r, सो दैट्स वाई इट इज़ के क्यू बाई 2r। अगेन बाकी के साथ इंट्रैक्शन लिखा -q का। सिमिलरली जो चार्ज नंबर 3 है उसका इंट्रैक्शन, और चार्ज नंबर 4 है उसका इंट्रैक्शन लिखा, तो सभी टर्म्स स्क्वायर्ड किया, तो दिस इज़ इक्वल टू द टोटल म्यूचुअल एनर्जी। एंड फाइनली दिस चार्ज इज़ नॉट हियर। अगर चार्ज यहाँ से चला जाएगा तो जो भी इंड्यूस चार्जेस हैं, इंड्यूस चार्जेस विल गो, देयर विल बी नो इंड्यूस चार्ज फाइनली देयर इज़ नो इंड्यूस चार्ज, एंड दिस चार्ज विल रीच एट इन्फिनिटी। ओके, सो दिस चार्ज विल रीच एट इन्फिनिटी। तो किसी तरीके का इस इन्फिनिटी पे पहुँचे हुए चार्ज का कोई इंट्रैक्शन बाकी चार्ज के साथ में नहीं रहने वाला, तो ओनली देयर विल बी सेल्फ एनर्जी एसोसिएटेड विद दिस पॉइंट चार्ज। सो फाइनली देयर इज़ नो इंट्रैक्शन एंड देयर इज़ ओनली सेल्फ एनर्जी ऑफ द पॉइंट चार्ज Q. So final energy I can write simply U naught, and if you do U final minus U initial, so this will give this answer 7/24 kq. If you put the value of k, then you will get the same answer, same kq square 96 pi epsilon naught r. So this is the answer for the problem.